हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लेव डायनेस्टी एंड शमसुद्दीन इल्तुतमिश। हम लोग आज शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं और हम सभी जानते हैं कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड गुलाम वंश में हम लोग पढ़ चुके थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियली गुलाम वंश की स्थापना शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। एंड ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही भारत का पहला सुल्तान था और आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, जिसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो रूलिंग पीरियड रहेगा वो 1211 से 36 तक रहेगा। मैंने आपको बताया कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जिसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि मिली थी। अगर बात की जाए भारत के इतिहास की, तो पहला सुल्तान महमूद गजनवी था जिसने सुल्तान की उपाधि खुद ही ली थी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी खुद को सुल्तान कहलवाया था। लेकिन शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान न कहलवाया और न ही इसने खुद सुल्तान का टाइटल लिया था। इसे तो बगदाद के खलीफाओं ने सुल्तान की उपाधि दी थी, और बगदाद के खलीफा उन ही लोगों को सुल्तान की उपाधि दिया करते थे जिन्हें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा करते थे। तो बस यही वो शासक था शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ करता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में और आगे बात की जाए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में रेगुलर कॉइन्स चलवाए। सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स को ही इसके शासनकाल में टका या टंका कहा जाता था, और कॉपर कॉइन्स को कहा जाता था जीतर। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में द थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध होता है। एक्चुअल में इल्तुतमिश के शासनकाल पर नजर पड़ी यल्दौज की। वी नो वेल, यल्दौज गजनी का शासक हुआ करता था। जब मोहम्मद गौरी मरा तो मोहम्मद गौरी के पूरे साम्राज्य को इसके 4 गुलामों में विभाजित किया गया था, और उन्हीं 4 गुलामों में से एक गुलाम हुआ करता, इसका नाम था यल्दौज। और यल्दौज की ही नजर पड़ी इल्तुतमिश के शासनकाल पर। तो 1215 में, 1215 में द थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध होता है। जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ। इस युद्ध में यल्दौज को असफलता हासिल होती है और वापस गजनी चला जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोल्स का अटैक होता है। चंगेज खान का या गेंगेज खान का अटैक होता है, जो कि 1221 में होता है। इन्वेजन ऑफ गेंगेज खान। इसी को ही चंगेज खान बोला जाता है। चंगेज खान मंगोलिया का शासक हुआ करता था। मंगोलिया
चीन और रूस के बीच में एक मरुस्थलीय देश या डेजर्ट कंट्री पड़ता है, और वहीं का रूलर हुआ करता चंगेज खान। चंगेज खान को भारत में आने की जरूरत क्या पड़ी? चंगेज खान का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू का, और जम्मू का की ही हत्या करके एक उज्बेकी शासक जलालुद्दीन मंगवानी भारत भाग आया और सिंध में आकर के छिप गया। और सिंध में ही छिप करके इल्तुतमिश को मैसेज करने लगा, अर्थात मदद की गुहार लगाने लगा। जैसे ही चंगेज खान को पता पड़ता है कि जलालुद्दीन मंगवानी इल्तुतमिश से मदद की गुहार लगा रहा है, तो चंगेज खान ने भी इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया और कहा कि अगर तुमने जलालुद्दीन मंगवानी की मदद करने के बारे में सोचा भी तो मैं दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो मैं वायदा करता हूं कि मैं दिल्ली सल्तनत तक ही आऊंगा और जलालुद्दीन मंगवानी की दिल्ली सल्तनत तक नहीं, केवल सिंध तक आऊंगा और जलालुद्दीन मंगवानी की हत्या करके वापस मंगोलिया चला जाऊंगा। बड़ी सूझबूझ से काम लिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और चंगेज खान दिल्ली सल्तनत तो नहीं आया लेकिन सिंध आया, और सिंध में जलालुद्दीन मंगोल की हत्या करके वापस मंगोलिया चला गया, और एक बड़ा आक्रमण होने से बच गया दिल्ली सल्तनत पर। अगर अगर इल्तुतमिश चंगेज खान की मदद कर देता तो आज हम तुर्कियों का इतिहास नहीं बल्कि मंगोलियों का इतिहास पढ़ रहे होते। तो बस सूझबूझ से काम लिया इल्तुतमिश ने और जलालुद्दीन मंगोल की मदद नहीं की। एक मिनट। आगे बात की जाए, इल्तुतमिश स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा की शुरुआत की। इल्तुतमिश के हजारों गुलाम हुआ करते थे, और उन हजारों गुलामों में से इसने अपने सबसे करीबी, सबसे वफादार 40 गुलामों इकट्ठा किया और उन्हें अपना प्रशासक बनाया। वो 40 गुलाम इल्तुतमिश की या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की सेवा के लिए हाजिर हुआ करते थे, और इक्वलिटी हुआ करते थे वजीर के। इन 40 गुलामों को या इन 40 सरदारों के समूह को ही तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। आगे बात की जाए, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में एकता सिस्टम की शुरुआत की थी। ही he was also started एकता सिस्टम। एकता प्रोविंस या प्रांत को ही कहा जाता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में इसके सैनिकों को कोई नगद वेतन नहीं दिया जाता था। युद्ध के बाद हड़पी हुई जमीन, हड़पा हुआ सोना, वही ही सारे के सारे सैनिकों को बांट दिया जाता था। हड़पी हुई जमीन को ही प्रांत कहा जाता था या फिर प्रोविंस कहा जाता था, और इस प्रांत का जो अधिकारी होता था उसे हम इक्तेदार बोलते थे, और वो इक्तेदार जहां से जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स वसूल करेगा उसे वहां की बोलेंगे इक्तेदारी।
आगे बात की जाए 1229 में, 1229 में इल्तुतमिश वाज कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट कराया। हम लोग ने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर, और इसे 1229 में कंप्लीट कराया था किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के चार बेटे हुआ करते थे। एक बार जब ये कलिंजर अभियान पर गया था, एक बार कलिंजर अभियान पर गया तो उस अभियान में सारे के सारे यानी कि इसके चारों बेटे विफल रहे, अर्थात इसे छोड़ करके आ गए। और उस अभियान को सफल बनाने में जो मदद की थी इसकी बेटी रजिया ने की थी। और जब इस अभियान को रजिया ने सफल बनाया तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तभी अनाउंस कर दिया था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला जो सुल्तान होगा मेरे बेटों में से नहीं बल्कि मेरी बेटी रजिया बनेगी। तो बस आगे बात की जाएगी रजिया के बारे में, क्योंकि रजिया ही वो पहली महिला हुआ करती थी जो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी। और रजिया के बाद भारत की दूसरी शासिका जो रहेगी वो कौन रहेंगी? इंदिरा गांधी रहेंगी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के परिसर में। इसके टॉम्बों की बात की जाए, मकबरा की बात की जाए तो कहाँ पर है इसका मकबरा? दिल्ली में। चलिए आप जब तक इसे नोट कीजिए, 1 मिनट वेट करते हैं। इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बनना चाहिए था रजिया सुल्तान को या रजिया को, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ 1236 में दिल्ली का अगला सुल्तान रजिया का भैया शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह बन जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि 1236 में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह का दिल्ली का सुल्तान बनना पसंद नहीं आया रजिया को, और रजिया लाल कपड़े पहन करके दिल्ली की जनता के पास गई। एक्चुअल में लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगने की जो व्यवस्था थी ये इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चला करती थी। जिस किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था तो वो लाल वस्त्र धारण करके ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में जाया करता था। तो बस वही किया रजिया ने, और रजिया भी लाल कपड़े पहन करके दिल्ली की जनता के पास गई और दिल्ली की जनता का भरपूर साथ मिला रजिया को, और दिल्ली की जनता के ही द्वारा इसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाई गई और दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान बन गई रजिया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र पहली महिला ही रजिया कहलाती है। तो बस बात करने वाले हैं किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। जब रजिया सुल्तान बनी थी उस टाइम पर महिलाओं को पर्दों में हिजाबों में रहने की अनुमति हुआ करती थी, लेकिन रजिया ने पूरी तरीके से पर्दा प्रथा का अंत किया और ये जब भी अपने दरबार में जाया करती थी न्याय करने के लिए तो बदन पर कोट पहन के और सर पर टोपी लगा के ही न्याय किया करती थी। और इसी वजह से या इसी बोल्डनेस की वजह से रजिया बेगम नहीं बल्कि ये रजिया सुल्तान कहलाती है इतिहास में। आगे बात की जाए, रजिया का सुल्तान बनना पसंद नहीं है इसके दूसरे नंबर के भाई बहराम शाह को।
और इसी वजह से इसी वजह से बैराम शाह ने इसे यानी कि रजिया को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ रणनीति बनाने लगा। और वो दल चालीसा के 40 प्रशासक, 40 सरदार जो दिल्ली के सुल्तान की सेवा के लिए हाजिर हुआ करते थे, उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया बैराम शाह ने। और वो 40 सरदार बैराम शाह के लिए ही इनडायरेक्टली काम करने लगे। लेकिन रजिया सुल्तान के दो वफादार हुआ करते थे। एक का नाम था ऐतगीन, जिसे रजिया ने बदायूं का गवर्नर अपॉइंट किया। हम सब जानते हैं कि बदायूं का गवर्नर कभी इल्तुतमिश भी हुआ करता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपॉइंट किया था। एक और वफादार जिसका नाम था अल्तुनिया, जिसे पंजाब के भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि अल्तुनिया के बचपन का प्यार हुआ करती थी रजिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसे हम याकूत खान के नाम से जानते हैं, जो कि रजिया का प्रेमी बना। याकूत खान अफशी नहीं हफ्सी हुआ करता था, जो कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में घोड़ों के रख रखाव, चारा खिलाने का काम किया करता था और इल्तुतमिश को घोड़े पर चढ़ने में मदद किया करता था। अपने हाथ पर इल्तुतमिश के पैर रख करके उसे घोड़े पे चढ़ाने में मदद किया करता था। और इल्तुतमिश तो चल बसे, बस यही काम रजिया के लिए करने लगा। रजिया और याकूत खान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन ये प्रेम प्रसंग पसंद नहीं आया दिल्ली सल्तनत के वो 40 सरदार हुआ करते थे, जो 40 प्रशासक हुआ करते थे। उन्होंने ऐतराज उठाया कि रजिया ने एक नीचे या छोटे तबके के व्यक्ति के साथ अपना प्रेम प्रसंग चलाया है। बस इसी वजह से रजिया ने याकूत खान को दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण पद अमीर आखूर बनाया। किसे? याकूत खान को। अमीर आखूर बनाया। अमीर आखूर क्या होता है? दीवाने आखूर। दीवाने आखूर दीवाने आखूर का ही जो हेड होता था, जो मंत्री हुआ करता था, उसी को अमीर आखूर कहा जाता था। यानी कि दीवाने आखूर उसे कहते थे जहां पर एक अश्वशाला थी, अश्वशाला में शोक शाही घोड़े जहां बना करते थे, उसी का मंत्री बना दिया याकूत खान को। और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सारा का सारा अमीर वर्ग, सारे के सारे मंत्री रजिया से नाराज हो गए, खफा हो गए, क्योंकि उसने एक छोटे व्यक्ति के साथ अपना प्रेम प्रसंग चलाया। यही रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण भी बने। अल्तुनिया को रजिया और याकूत खान का प्रेम प्रसंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसे हम 1240 का अल्तुनिया का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अल्तुनिया का विद्रोह, जो कि 1240 में, इसी विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया पंजाब के भटिंडा जाती है याकूत खान के साथ और अपनी सेना को लेकर के। जैसे ही रजिया याकूत खान और अपनी सेना के साथ पंजाब के भटिंडा पहुंचती है, तो बस दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और इसी युद्ध में अल्तुनिया याकूत खान की हत्या कर देता है और रजिया को बंदी बना लेता है। और रजिया के भाई बैराम शाह को पता पड़ती है जैसे ही ये बात बैराम शाह को पता पड़ती है, तो दिल्ली सल्तनत का
अगला सुल्तान बैराम शाह बन जाता है। दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है बैराम शाह, क्योंकि बैराम शाह को ये लगता है कि जब अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी तो रजिया की भी वो हत्या कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया और उसके सामने दो शर्तें रखी, या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो या फिर मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि याकूत खान तो मर चुका था और रजिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, और दिल्ली सल्तनत वो किसी भी कीमत पर अल्तुनिया को नहीं दे सकती थी। इस वजह से उसे ये ठीक लगा कि उसने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। और अगला इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि कैसे भी करके बैराम शाह से दिल्ली का सिंहासन हासिल किया जाए। तो बस दोनों निकल पड़ते हैं दिल्ली का सिंहासन हासिल करने के लिए। और जैसे ही बैराम शाह को पता पड़ता है कि दोनों एक हो गए और दिल्ली आ रहे हैं, तो बस डरा और सहमा बैराम शाह। तो बैराम शाह ने अपने दल चालीसा के 40 लोगों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर दोनों के दोनों बचने नहीं चाहिए। जब अल्तुनिया और रजिया पंजाब के भटिंडा से निकले तो शाम के टाइम, यानी कि शाम के टाइम रात हो गई थी, तो तभी हरियाणा के कैथल में, हरियाणा में एक जगह कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में है कैथल। कैथल में ही लोगों ने अपना शिविर लगाया, अपना टेंट लगाया आराम करने के लिए। नाइट हो गई तभी इनके टेंट को, इनके शिविर को उन 40 लोगों ने, 40 सरदारों ने घेर लिया और दोनों की हत्या कर दी। तो बस रजिया की और अल्तुनिया की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? कैथल में। तो इनका मकबरा भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के कैथल में ही है।